नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण रसायन तथा कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियां। बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है और कार्बनिक यौगिकों को प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स होते हैं एक एक करके वो देखना है। सबसे पहले पर्यावरण रसायन की बात करें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पर्यावरण में हो रही रासायनिक घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको पर्यावरण रसायन कहा जाता है। पहले बात करें पर्यावरण के, पहले वातावरण के घटक के भाई क्या है, उसके पार्ट कौन से हैं। तो वातावरण के घटक जो है वो है एक तो गैस, एक जलवाष्प और एक समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है। अगर पर्यावरण प्रदूषण पर आए और प्रदूषण के कारण पर आए तो सबसे मेन कारण है बच्चों आबादी, क्योंकि हम जानते ही हैं शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको पता है, औद्योगिकरण कोई स्पीड ही नहीं है इसकी तो। और कीटनाशकों का प्रभाव आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी हम जो भी फल फ्रूट और वेजिटेबल सब्जियां काम में ले रहे हैं या जो भी अनाज खा रहे हैं, नो डाउट उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या उनको कीटों से बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा एक्सेस में कीटनाशकों का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये चार मेन वजह हैं जिनसे कोई भी पर्यावरण का प्रदूषण आ सकता है, किसी भी टाइप का प्रदूषण हो सकता है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो प्रदूषकों के प्रकार हैं, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट दो तरह के, एक बायोडिग्रेडेबल है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, अपने नेचुरल मॉलिक्यूल्स में मिल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जैसे HG, एल्यूमिनियम, DDT, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं। अगर आगे चलें प्रदूषण के प्रकार की बात करें तो बच्चों प्रदूषण के प्रकार जो है टोटल 3 टाइप के यहाँ पर है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा या भूमि प्रदूषण। इसमें वायु प्रदूषण की बात करें अगर, तो वायु प्रदूषण जो है वो दो तरह से होता है। एक तो प्राकृतिक स्रोत जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो उसका दहन जो होता है वो अगर पूर्ण ना हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, H2S है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जंगल की आगे, ये वो हैं जो प्राकृतिक स्रोत हैं जो जनरली होते रहते हैं और वो एनवायरमेंट में गैसेस मिलती रहती हैं। कृत्रिम स्रोत जिनमें हमारा योगदान है, जैसे कि ईंधन का जलना, कई सारे तरह से ईंधन जलाते हैं हम जिससे जहरीली गैसें निकलती। डिफॉरेस्टेशन यानी जो जंगलों में, आप जंगलों को उजाड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे जंगलों को खत्म करते जा रहे हैं आप, तीव्र औद्योगिकीकरण है, कृषि के कारण है। और कृषि के कारण होगा ना, बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे तरह से हम उनको जो फसल है उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह से बचाने के लिए कई केमिकल्स का, कई हर्बिसाइड का, शाकनाशी का, कीटनाशी का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये युद्ध की अगर बात करें तो कुछ कंट्रीज में कंटिन्यू युद्ध चलता रहता है, या कुछ अपने यहाँ पर इस तरह के काम करते रहते हैं, अपने यहाँ पे कुछ इस तरह के मिशन को अंजाम देते रहते हैं जिससे केमिकली वेपन्स यूज होते हैं या केमिकल्स जिसमें यूज होते हैं। तो जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बन के सामने आते हैं। इसके बाद अगर प्रदूषकों की बात करें तो कार्बन की यौगिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक प्रदूषक की तरह। यह मुख्यतः मोटर वाहनों से कार्बन के अपूर्ण दहन के कारण धुएं के रूप में उत्पन्न होता है। CO का जो क्षय है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो क्षय है, जो सिंक है, वो सूक्ष्म जीवाणु यानी CO के लिए वो सिंक की तरह कार्य करते हैं, उनके क्षय का कार्य करते हैं, हटाने का। CO के हानिकारक प्रभाव की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है और RBC के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में कितने गुना ज्यादा कंबाइन होती है, ये बायोलॉजी में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, हमें पता है। तो याद रखें, ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा आसानी से क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने से रहा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन नहीं पाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन चुका है क्योंकि, और इसीलिए ये सर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र के आवेग में न्यूनता, हृदय वाहिका में तंत्र अव्यवस्था और प्री मैच्योर बर्थ जो होती है बच्चों की आजकल, और अलग तरह के जो अबॉर्शंस हैं तथा बच्चों में जो डीफॉर्म बेबीज हैं, जो अपूर्णता होती है, विरूपता होती है, उसका कारण बनते हैं। CO2 जो है वो भी प्रदूषक की तरह काम आता है और हरित गृह संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे भूमंडलीय ताप में अनियंत्रित रूप से या अनअपेक्षित रूप से वृद्धि हो जाती है। हाइड्रोकार्बन का जहां तक सवाल है, अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर का कारण बनते हैं, कैंसर जन्य होते हैं वो। सल्फर के यौगिक की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है जो श्वसन रोगों को उत्पन्न करता है और आंखों में जलन उत्पन्न करता है तथा प्लांट्स में कलियों में कड़ापन उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि वो कलियां प्लांट्स को छोड़ देती हैं या शीघ्र गिर जाती हैं। अगर नाइट्रोजन के यौगिक की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्रदूषक की भांति बहुत बड़ा काम करता है, जो बहुत बड़े प्रदूषण को बढ़ाने का, और उससे जो इफेक्ट है आपके सामने, पौधों की पत्तियां गिरना, प्रकाश संश्लेषण की दर का घटना, तो नो डाउट प्लांट पे इफेक्ट पड़ना ही है। लंग्स में या फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इससे जीवित ऊतकों के लिए विषाक्त होता है और वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए भी ये हार्मफुल होता है। अलग अलग तरह के उनमें दुष्प्रभाव ये दर्शाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC या फ्रेयॉन्स जिसको आप कहते हैं। और CFC के रिएक्शन में क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, जब सनलाइट के प्रेजेंस में CFC सनलाइट के कांटेक्ट में आता है बच्चों, तो वो क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। और जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, लिखा हुआ है क्रियाशील क्लोरीन परमाणु ओजोन परत का इस प्रकार क्षय करती है
जो कि द्वितीय क्रिया में पुनः Cl परमाणु बनने से क्रिया बार बार होती रहती है, मतलब वो रिपीटेड रिएक्शन होती जाती है। और इसलिए आप देखें क्लोरीन O3 से रिएक्ट करके O2 बनाया ना, अब ये ClO वापस क्या करेगा, Cl वापस O से रिएक्ट करेगा और इससे क्या किस में बदल देगा, Cl में। इस तरह से रिपीटेड रिएक्शन होती है और उसी की वजह आप देखें CFC का एक अणु जो है ना वो O3 के 1000 से भी ज्यादा अणुओं को स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और ओजोन धीरे धीरे इतनी नष्ट हो जाती है कि इसको आप ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का क्षय या ओजोन परत में छिद्र के नाम से जानते हैं। और इसके हार्मफुल इफेक्ट तो आपके सामने ही है। ओजोन परत के क्षय के प्रभाव है, अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों के कारणीय वो लेंस को नुकसान पहुंचाती है तथा डिफरेंट टाइप की और डिजीज को भी है स्टिमुलेट करती है। पौधों में प्रोटीन व क्लोरोफिल की मात्रा को घटाती है और पृथ्वी के ताप संतुलन को भी नो डाउट प्रभावित करती है कहीं ना कहीं। तो इसके बाद आगे चलें, अगला पॉइंट है अम्ल वर्षा एसिड रेन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वर्षा जल के साथ अगर अम्ल भी धरती पे आने लगे तो ऐसी जो वर्षा है वो अम्ल वर्षा के नाम से जानी जाती है। जब वर्षा में H2SO4 HNO3 और कुछ मात्रा में HCl मिले हो तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। जब वर्षा की pH 5.6 से कम हो जाती है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव है आपके सामने, शोषण अवरोध उत्पन्न होते हैं, पानी पे जंग लगना या उसका खराब होना, जो वाटर बॉडीज होती हैं, झीलें, तालाब हैं, नदियां, उनकी अम्लता बढ़ जाती है, कृषि, पेड़ों एवं पौधों को नुकसान एवं उनकी वृद्धि को कम करती है। ये ताजमहल और अम्ल वर्षा ये एक अलग पॉइंट है बच्चों। ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, आपने शायद सुना हो, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है ऑयल रिफाइनरी से और वो जब हवा के साथ आगरा की तरफ बढ़ती है तो आगरा शहर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और जब पानी बरसता है वहां पर तो पानी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेता है, H2SO4। और ऐसे अम्ल वाला H2SO4 वाला पानी जब ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स पे गिरता है जो कि संगमरमर का बना हुआ है, और संगमरमर क्या होता है आप जानते हैं, संगमरमर का जो बना हुआ है, संगमरमर जो होगा वो होगा, यहाँ पर आप देखें वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कैल्शियम कार्बोनेट की H2SO4 से क्रिया होगी तो CaSO4 बन जाएगा, H2 + CO2 निकल जाएगा और जो चमकदार आपका ताजमहल है, संगमरमर है, वो वहां पर थोड़ा डल शेड का हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा और उसकी वजह कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा है। इसके बाद कोविड नीट 2020 का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बच्चों। आप देखें जरा, कोविड नीट जो कोविड वाले बच्चों के लिए हुआ था, ईश्वर करे पहली और आखिरी बार हुई है, तो ये कोविड नीट जो है वो ये अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये वर्षा के जल की SO2 NO2 और CO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा होती है, सही है बात। तो ये ताजमहल जैसे स्मारक को क्षति नहीं पहुंचाती, नहीं ताजमहल को क्षति पहुंचाती, हमने पूरा डिटेल इसका पढ़ा है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका जो है वो सत्य नहीं है, गलत है। ये पौधों के लिए हानिकारक होती है, ऑब्वियस हानिकारक होती है, इसका pH 5.6 से कम होता है, यहाँ pH 5.6 से इसका कम होता है। तो इसमें फिलहाल जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा आपका सेकंड, जो कि गलत कथन है, सत्य कथन नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना है नाम, पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के बाद पुनः उत्सर्जित करने पर पृथ्वी गर्म हो जाती है, वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि एक कुछ गैसेस का ऐसा शेल बन जाता है ऊपर अर्थ के ऊपर कि वो उस जो किरणें जो वहां पर वेव्स आई हैं उनको वापस उसी अमाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता और वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा देती है कहीं ना कहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है इसी का नाम है। महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस आपके सामने मीथेन यानी CH4, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन तथा CO2 ये गैसेस हैं। इसके बाद वायुमंडल में कणिकाओं की बात करें तो जीवनक्षम कणिकाएं तो सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि अजीवनक्षम कणिकाएं कुआसा, धुआं, धूम तथा धूल होते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट याद रखें, यहाँ पर 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नसिका द्वार, जबकि लगभग 0.1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये साइज है उनका, जिस तरह के कण आपके अंदर आ सकता है, एंटर कर सकते हैं। धूम कोहरा यानी स्मॉग की बात करें, धुआं तथा कोहरे का सम्मिलित रूप है धूम्र कोहरा। बच्चों सामान्य धूम्र कोहरा ये ठंडी नम जलवायु में इसे अपचायक धूम्र कोहरा भी कहा जाता है। अपचायक नेचर का होता है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है, जबकि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा ये उष्ण, शुष्क तथा साफ सूर्यमयी जलवायु में उसके लिए गर्मी चाहिए, सीधे सीधे समझे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न ऑक्सीकारक होता है। इसका नेचर ऑक्सीकारक है। सामान्य धूम्र कोहरा कैसा होता है? सामान्य धूम्र कोहरा आपका अपचायक होता है, सामान्य धूम्र कोहरा अपचायक होता है, जबकि ये जो है वो कैसा होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो ये तो अपचायक धूम्र कोहरा कहलाता है और ये ऑक्सीकारक धूम्र कोहरा कहलाता है। एक बेसिक चीज ये याद रखें इनसे रिलेटेड, NO2 तथा O3 हाइड्रोकार्बनों के साथ फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलिन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट है बच्चों, ये PAN परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पान भी कहा जाता है, का निर्माण करते हैं। ये आंखों में जलन, श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है और धुएं का, ये धूम्र कोहरे का जो भूरा रंग होता है वो उसमें NO2 गैस की वजह से होता है, इसके कारण से होता है।
प्रकाश रासायनिक धूम्रकुहरे पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? NO2 हम हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित कर स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तकों का उपयोग करते हुए आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, अगला है पॉल्यूशन का टाइप जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण जो है मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि उसका पीने का जल शुद्ध हो। अनेक रोगों जैसे हैजा, टाइफाइड, ज्वर आदि के फैलने का कारण वाहित मल यानी सीवेज द्वारा जल का प्रदूषण है। दो तरह के स्रोत होते हैं, एक जो नॉन है और एक जो अननोन है। नॉन स्रोत है बिंदु स्रोत, जैसे नगर पालिका पाइप या औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन पाइप। इनका हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अबिंदु स्रोत जिनको ज्ञान नहीं होता कि वो कितना नुकसान कर रहे होंगे और कहां से मिल रहे होंगे, जैसे कृषि अपशिष्ट। मैंने अभी बताया आपको एग्रीकल्चर के लिए कई सारे केमिकल यूज होते हैं। जस्ट लाइक क्या क्या यूज करते हैं आप एग्रीकल्चर में? बहुत सारे केमिकल हैं, शाकनाशी है, कीटनाशी है। ये सारे केमिकल कहीं ना कहीं पानी में मिलते हैं और पानी में मिलकर ये पानी के साथ घुल जाते हैं और उसके पीएच को बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं और उससे बहुत सारे तरह के हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो अबिंदु स्रोत किनको कहा जाता है? कृषि अपशिष्ट को या अम्ल वर्षा को जो है वो आप अबिंदु स्रोत भी कह सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे चले, तालिका में जल के मुख्य प्रदूषक तथा उनके स्रोत दर्शाए गए। प्रदूषक की बात करें, पॉल्यूटेंट यहाँ पर है सूक्ष्म जीव जो घरेलू सीवेज में होते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट घरेलू सीवेज, पशु अपशिष्ट मृत सड़ने वाले पशु तथा पौध खाद्य संसाधन कारखानों का विसर्जन है। पादप पोषक प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, रासायनिक उर्वरक, विषाक्त भारी धातु उद्योग तथा रासायनिक कारखानों से, तलछट कृषि तथा विपट्टी खनन के कारण मृदा का अपरदन होता है। पीड़कनाशी कीटों कवक तथा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रसायन है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज होती हैं उनमें यूज होते हैं। यूरेनियम युक्त खनिजों का खनन होता है। उष्मा औद्योगिक कारखानों द्वारा ठंडे पानी का उपयोग जिसके फलस्वरूप गर्म जल विसर्जित होता है। ठंडा पानी लेते हैं सोर्सेज में से और फिर गर्म जल डाल देते हैं जो कि कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक अपशिष्ट के कारण भी जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्टों के कारण भी जल का प्रदूषण होता है। और प्रदूषण के कुछ भारी धातु, कुछ धातु जैसे कैडमियम, लेड तथा मरकरी है, अपमार्जक तथा उर्वरक है, फॉस्फेट आयन वगैरह जिनके अंदर होते हैं। अम्ल प्रदूषित जल है जिसका पीएच 3 से कम होता है। खदानों औद्योगिक अपशिष्ट तथा अम्ल वर्षा के कारण होता है। बहु क्लोरीनीकृत बायोफेनिल पीसीबीज जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो लिक्विड होता है वो, और ये स्किन डिजीज या स्किन कैंसर से रिलेटेड होता है। ये केमिकल इस तरह के रिजल्ट दिखाई देते हैं। इसके बाद आगे है रासायनिक प्रदूषक में कौन कौन है? अम्ल है, अलग अलग जगहों पर हम सिक्रेट होते हैं वो। पेट्रोलियम उत्पाद है, फ्लोराइड है। फ्लोराइड हड्डियों और दांतों पे हानिकारक प्रभाव डालता है, आपको पता है, हड्डी और दांतों के लिए नुकसानदायक होता है ये। सल्फेट की बात करें तो ये लैक्सेटिव होता है। नाइट्रेट में अगर देखें तो जल में नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा से मेथोमोग्लोबिनेमिया यानी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बच्चों, जो कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 50 ml है, उससे ज्यादा होने पर यह डिजीज होती है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता निम्न में से किसका कारण बनती है? अभी बात हुई हमारी मेथोमोग्लोबिनेमिया, ये इस डिजीज की वजह होती है नाइट्रेट की अधिकता। किडनी डैमेज, लीवर डैमेज और लैक्सेटिव प्रभाव इसके लिए नहीं है, उसके लिए केमिकल कोई और है, मैंने आपको ऊपर बताया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिलहाल दिस इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर है इसका। आगे चलें, जीव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी बीओडी। जल के एक नमूने में निश्चित आयतन में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करने के लिए जीवाणु द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन को जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी कहा जाता है। और बीओडी का मान 5 ppm से कम, अत्यधिक प्रदूषित जल में 17 ppm या इससे अधिक होता है। तो कितना जल चाहिए उसके लिए बायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, सीओडी, कार्बनिक पदार्थों जैव अपघटनीय और अनअपघटीय के ऑक्सीकरण के लिए जल में रासायनिक पदार्थों को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है? सीओडी कहलाती है। याद रखें, सीओडी का मान बीओडी से हमेशा अधिक होता है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैव रासायनिक ऑक्सीजन आवश्यकता। इसके बाद अगला और लास्ट पोल्यूशन है बच्चों भूमि प्रदूषण, लैंड और सॉइल पोल्यूशन। कैसे कैसे होता है देखें, उदाहरण डीडीटी, मेलाथियोन जैसे एल्ड्रीन व डायल्ड्रीन, कार्बनिक जीव विष जल में अविलेय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों को मिलाते हैं। और देखें ऑर्गेनोफॉस्फेट व कार्बोमेट्स, शाकनाशी जैसे सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम आर्सेनेट, ये जो है वो लैंड पर जब आते हैं तो लैंड को किसी ना किसी तरह से उसकी फर्टिलिटी को कम करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्टर्ब करते हैं। यूज इनका हम किसी और चीज के लिए करते हैं पर इनके ये साइड इफेक्ट्स हैं। आगे देखें, औद्योगिक अपशिष्ट की बात करें तो औद्योगिक ठोस अपशिष्ट में जैव अपघटनीय अपशिष्ट सूत की मिलों, खाद्य संसाधन इकाइयों, कागज की मिलों तथा वस्त्र उद्योगों में निकलते हैं। जबकि अनअपघटनीय जो निकलते हैं वो उष्मीय शक्ति संयंत्र, जो उड़न राख फ्लाई ऐश जिसको आप कहते हैं, उसका कुछ नहीं होता, आजकल तो यूज करने लगे हैं, पर वो जैव अनअपघटनीय होता है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तथा लोहा एवं स्टील संयंत्र इसके उदाहरण है। अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे हो? प्रबंधन घरेलू अपशिष्ट जिसमें सीवेज तथा नगर का कूड़ा करकट सम्मिलित है के अतिरिक्त कल कारखानों द्वारा विसर्जित विषाक्त अपशिष्ट का उचित विधि द्वारा उपचार तथा निस्तारण आवश्यक है, वरना वो इकट्ठा होता रहेगा, लैंड को पॉल्यूटेट करता रहेगा। रिसाइकलिंग किनकी होती है? आप देखें, कांच का संग्रहण तथा पुनः चक्रण, ग्लास का जो है वो रिसाइकिल होता है। इस्पात के उत्पादन के लिए रद्दी धातु का उपयोग होता है। दहन किए जाने योग्य अपशिष्ट से ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। हरित ईंधन की बात करें, ग्रीन फ्यूल की, तो प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त ईंधन की उच्च ऑक्टेन दर होती है जिसमें कि लेड नहीं होता, और इसीलिए इसको ग्रीन ईंधन भी कहा जाता है, ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है। बायोगैस इसका एग्जाम्पल है। आगे चले, पाचन यानी डाइजेशन। अवायवीय पाचन वाहित मल उपचारित कार्बनिक अपशिष्टों में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मेथेन उत्पन्न होती है। सत्रिशेपन क्या है? डंपिंग का है। वाहित मल स्लज को जमीन में गाड़ना अथवा समुद्र में डुबोना निक्षेपण कहलाता है। जमीन में गाड़ दें या समुद्र में डुबो दें उसको। भस्मीकरण की बात करें तो भस्मीकरण कार्बनिक पदार्थों को CO2 तथा H2 में परिवर्तित कर देता है, जो बहुत ही उच्च ताप पर किया जाता है। हरित रसायन, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, ग्रीन केमिस्ट्री जिसको आप कहते हैं। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुष्प्रभाव तो होंगे कहीं ना कहीं, साइड इफेक्ट, लेकिन कम कर सके, वो हरित रसायन कहलाता है। दैनिक जीवन में हरित रसायन जो है उसका उपयोग आप देखें, निर्जल धुलाई में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है, पेपर के विरंजन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। ऐसे रसायनों का संश्लेषण किया जाए जिनमें की पर्यावरण का प्रदूषण जिनमें कम से कम हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है आपके सामने, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो यूनियन कार्बाइड एक प्लांट होता था भोपाल में। उसमें एक गैस होती थी बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक जिसको आप कहते हैं, और उसके निकलने की, उसके लीक हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा 2 और 3 दिसंबर की रात को हुआ था 1984 में, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कई लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और आज भी वहां के जनरेशन में उसके हेरिडिटिकल इफेक्ट, अनुवांशिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये जो गैस, इसका नाम ध्यान रखें, किस प्लांट से रिलेटेड है वो ध्यान रखें, डेट याद रखें, इस तरह की बात पूछी जा सकती है कहीं। शोधन प्रक्रम या आसवन विधियां, बच्चों ये सेकंड पार्ट है इसका। पहले पार्ट में आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली, उससे रिलेटेड टाइप्स जो है वो पढ़े, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स पढ़े। उसके बाद शोधन प्रक्रम की बात की जाए, शोधन विधियों की बात की जाए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें आसवन विधियां। और आसवन विधियों में पहले टाइप का आसवन है बच्चों साधारण आसवन। कब होता है ये समझ लें, जब किसी द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि होती है। कैसी अशुद्धि होती है? अवाष्पशील अशुद्धि हो, तथा जब अवयवी पदार्थों के क्वथनांक में कितना अंतर हो, 80 केल्विन का अंतर हो, तब जाके ये जो विधि है ये प्रयोग की जाती है। मतलब बड़ा अंतर होना चाहिए क्वथनांक में। यूं गए जैसे आप देखें, क्लोरोफॉर्म 334 केल्विन है जबकि एनिलीन 457 केल्विन है, बड़ा डिफरेंस है। किसी द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि भी होना चाहिए साथ में। ईथर 308 है और टॉलिन 384, 80 केल्विन का डिफरेंस है। हेक्सेन में 342 है और इधर टॉलिन में 384। कहने का मतलब बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये बड़े डिफरेंस के अंदर कंसीडर होते हैं। तो बीपी में बड़ा डिफरेंस हो और किसी द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि हो, तब ये काम में लिया जाता है। इसके बाद अगला पार्ट है प्रभाजी आसवन, जब अवयवी पदार्थों के क्वथनांक में अंतर कितना हो, 10 केल्विन का हो बच्चों, और 10 केल्विन का अगर अंतर होगा तो फिर ये काम में लिया जाता है प्रभाजी आसवन, जिसमें आपने सुना होगा इस तरह का प्रभाजी कॉलम होता है। ये, और इसमें जो लिक्विड होता है वो वेपर बना के ऊपर उड़ता रहता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले वेपर बना के अलग हो जाएगा। बाकी लिक्विड की जो वेपर बनेगी वो वापस ब्रेक होकर कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। फिर उससे अगले वाले का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तब उसकी सेपरेट होगी। इस तरह से सेपरेट होते हैं इसमें। तो जब अवयवी पदार्थों के क्वथनांक में अंतर कितना हो, 10 केल्विन, आप देख रहे हैं अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका यूज होता है। कच्चे तेल से विभिन्न तापक्रम पर विभिन्न प्रभाज प्राप्त करना हो, या एसीटोन तथा मेथिल अल्कोहल को सेपरेट करना हो, ये काम कौन करता है? आपका प्रभाजी आसवन करता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो अगला है कम दाब पर आसवन, जिसको आप क्या कहते हैं, निर्वात आसवन कहते हैं। और इसमें जब द्रव को उच्च ताप पर उबाला जाता है तथा वह उसके क्वथनांक से पहले ही विघटित हो जाता है। उच्च ताप पर उबालने पर क्वथनांक के पहले अगर द्रव विघटित हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो कम दाब पे करना पड़ेगा ना। और कम दाब के लिए यहाँ पर निर्वात क्रिएट कर दें, जैसे शर्करा जूस को गाढ़ा करना हुआ, या स्पेंट लाइसे ग्लिसरॉल को प्राप्त करना हुआ, या ग्लिसरॉल का शोधन हुआ। ये सब काम किससे किए जाते हैं? निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन से किए जाते हैं। इसके बाद
अगला और लास्ट है भापीय आसवन, और भापीय आसवन है जब पदार्थ जल में अविलय हो तथा भाप में क्या हो, वाष्पशील। ये कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, पदार्थ जल में अविलय होना चाहिए और भाप में क्या होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, तब ये विधि काम में आती है। इसमें वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड, उस लिक्विड का, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दोनों को मर्ज करके बनता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। एनिलीन को जल से पृथक करना हो, काम में लेते हैं। तारपीन का तेल हो, नाइट्रोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, नेफ्थलीन हो या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का सेपरेशन हो, वो आप किसके द्वारा करते हैं, यहाँ पर वो आप भापी आसवन के द्वारा ही करते हैं। याद होना चाहिए बात हमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कोविड 2020 का। एक द्रव यौगिक एक्स भापी आसवन द्वारा केवल तभी शोधित किया जा सकता है यदि वह भाप वाष्पशील हो और जल में अमिश्रणीय हो। अभी बात हुई थी भाप आसवन कब यूज होता है, जबकि पदार्थ जल में अविलय हो और भाप में क्या हो, वाष्पशील। आप देखिएगा एक द्रव भापी आसवन द्वारा तब होगा शोधित जब भाप में वाष्पशील और जल में अमिश्रणीय। आई होप पॉइंट समझ में आ गया। पहला ही आंसर इसका करेक्ट लग रहा है। सेकंड है भाप वाष्पशील ना हो जल में मिश्रणीय हो, गलत है। भाप वाष्पशील हो जल में मिश्रणीय हो, गलत है। भाप वाष्पशील ना हो जल में अमिश्रणीय हो, गलत है। सो द ट्रू आंसर इज फर्स्ट ईयर। तो कंडीशंस ध्यान रखें। इसके बाद अगली विधि और लास्ट विधि इसकी है इनके प्यूरिफिकेशन की ओर, वो है वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। बच्चों वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, या वर्ण मतलब होता है कलर और लेखन मतलब लिखना, कलर से लिखना। आप कलर से कैसे लिखेंगे भाई, अरे इस मेथड को ऐसे यूज करते हैं कि इस मेथड में जो भी मिक्सचर होता है ना आपका, जिसको आपको सेपरेट करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, तो करते क्या है इस मेथड में, उसको इस तरह के प्रोसेस से गुजारते हैं, उसको इस तरह के मीडियम से गुजारते हैं जहां पर उसके कंपोनेंट डिफरेंट पोर्शन पे सेपरेट हो जाते हैं, और डिफरेंट पोर्शन पे सेपरेट होंगे तो वो डिफरेंट कलर शो करेंगे, और ऐसे डिफरेंट कलर्स की लेयर बन जाती है, स्पेक्ट्रम टाइप बन जाता है, और उन लेयर का इस तरह से बनना बोला जाता है भाई कलर से लिख दिया, कलर बन जाते हैं, कलर के बैंड बन जाते हैं वहां पर, और इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन कहते हैं। बच्चों वर्ण लेखन शोधन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है। वर्ण लेखन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से दो हैं, अधिशोषण वर्ण लेखन और वितरण वर्ण लेखन। अधिशोषण वर्ण लेखन ये इस प्रकार पर आधारित है कि किसी विशिष्ट अधिशोषक पर यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होता है। मैं आपको समझा देता हूं कि एक पर्टिकुलर अधिशोषण वर्ण लेखन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर, जैसे इसके टाइप की बात करें अगर, भिन्न अंशों में अधिशोषित होती है। पहला टाइप है कॉलम वर्ण लेखन अर्थात स्तंभ वर्ण लेखन। इस कॉलम में क्या होता है, एक कॉलम लिया जाता है ग्लास का, उसके अंदर एक एब्जॉर्बेंट यानी अधिशोषक भरा जाता है, और ऊपर से उस पदार्थ का मिश्रण डाला जाता है, लिक्विड डाला जाता है, जिसको आपको सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है। तो क्या होगा, जब वो पदार्थ आप डालेंगे तो उस पदार्थ के अंदर डिफरेंट जो कंपाउंड्स होंगे ना, वो कंपाउंड अपने अपने एड्सॉर्प्शन नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर उसमें क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे, और डिफरेंट कलर के बैंड बन जाएंगे। फिर ऊपर से आप वहां पर एक लिक्विड डालेंगे जो भी उसके लिए सुटेबल होगा, और वो लिक्विड उन सारे कंपोनेंट्स को, उन सारे पार्ट्स को अलग अलग करके बाहर निकाल लेगा। उन सबको हमने सेपरेट कर लिया और प्यूरिफाई कर लिया। तो इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक स्थिर प्रावस्था द्रव भरा जाता है। मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है पतली परत वर्ण लेखन अर्थात थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। पहले वाले में तो आपने कॉलम बनाया, और दूसरे वाले में आपने क्या किया, एक पतली परत बना दी, और उस पर फिर आपने ड्रॉप या उस पर आपने जो भी मिक्सचर है आपका उसको डालकर उसमें डिफरेंट पोर्शन पे उनको अधिशोषित करवा लिया। तो ये पतली परत क्रोमेटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला पार्ट है इसका वितरण क्रोमेटोग्राफी, और वितरण क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। जैसे कागज वर्ण लेखन इसका एक उदाहरण है, जिसमें आप किसी ड्रॉप को डाल देते हैं और फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट होने देते हैं, और उनके सेपरेट होने पे उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसको स्टडी करते हैं, और ये वितरण क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है। कागज वर्ण लेखन क्वेश्चन है नीट 20 का। कागज वर्ण लेखिकी उदाहरण है स्तंभ वर्ण लेखिकी का, अधिशोषण वर्ण लेखिकी का, विपाटन वर्ण लेखिकी का, पतली परत वर्ण लेखिकी का। ऊपर ही बात हुई हमारी कि कागज वर्ण लेखन जो है वो विपाटन का उदाहरण है, तो फिलहाल ट्रू आंसर होगा विपाटन वर्ण लेखिकी।